बाजार ट्रंकेटेड हफ्ता है और इस ट्रंकेटेड वीक में काफी ज्यादा कंसर्न्स और चैलेंजेस फेस करता हुआ भारतीय बाजार के अपने ट्रिगर्स रहे, लेकिन अब ग्लोबल सेंटिमेंट्स भी गड़बड़ाते हुए 22,420 के लेवल्स के इर्द गिर्द इस वक्त निफ्टी में हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव रिकवर होने की कोशिश बेहद करता हुआ, लेकिन रिकवरी कितनी होगी क्योंकि करेक्शन भी बड़ा दिख चुका है। लेकिन इस बाजार में जहां हम लगातार टेक्निकल नजरिया आपको बता रहे हैं, फंडामेंटल आउटलुक जानना आपके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि लंबी अवधि के लिए भारतीय बाजार का अंडरटोन कैसा नजर आ रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि भारतीय बाजार के लिए अपने चैलेंजेस ढेर सारे हैं और अब ग्लोबल मार्केट से भी मंदी और कह सकते हैं कि यूएस मार्केट्स में पर्टिकुलरली मंदी का कोहराम है, आशंका है जो कि परेशान कर रही है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, विस्तार से बातचीत करने के लिए बाजार के जाने माने दिग्गज डीआर चोकसी फिनसर्व के एमडी देवेंद्र चोकसी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू मानसी, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। भारतीय बाजार में एफआईआईज की बिकवाली का दौर हम देख रहे थे, रिजल्ट सीजन का मंद एक्शन भी हम देख रहे थे, तो इस बीच एक और चैलेंज अब खड़ा हो चुका है। पिछला हफ्ता हमने देखा बाजार में उम्मीद जरूर दिखी, लेकिन इस हफ्ते की शुरुआत से ही कंसर्न्स ग्लोबल मार्केट से। भारतीय बाजार के लिए सेंटिमेंट सर इस वक्त आपको कैसे नजर आते हैं? मानसी, पहले हमने एक पैनिक सेलिंग दिखा हमारे मार्केट के अंदर, और हमारा मार्केट के अंदर जो पैनिक सेलिंग था उसका महत्व का कारण ये था कि डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा था, रूपी वीक हो रहा था। ये रूपी वीकनेस होने की संभावना जो है वो भी कम हो चुकी है कंपैरेटिवली, क्योंकि डॉलर स्ट्रेंथन की जो प्रक्रिया वो भी रुक चुकी है। तो सर्टनली आई थिंक यहाँ पर हमें एक उम्मीद ऐसी बननी चाहिए कि यहाँ पे हमारा रुपया जो है स्टेबल रहता है। अगर रुपया स्टेबल रहता है, उसके साथ में हमारे जो करंट अकाउंट के जो अंको है, पर्टिकुलरली क्रूड ऑयल की तरफ, उनके अंदर भी एक कंट्रोल रहना चाहिए। वो भी आई थिंक यहाँ पे रह रहा है बिकॉज ऑफ द क्रूड ऑयल प्राइसेस हैव फॉलन। मैं ऐसा समझता हूँ कि रुपया को स्टेबल रखना और हमारे इंपोर्ट का बिल कम होना, ये दोनों चीज के माध्यम से हम देखें तो शायद हमारी करेंसी के अंदर जो दबाव था, जो प्रेशर था, वो प्रेशर भी यहाँ पे कम हो चुका है। तो मैं ऐसा समझना चाहूंगा कि यहाँ पे एक पैनिक सिचुएशन थी, वो रुक चुकी है, वो निकल चुकी है। ऑन द कॉन्ट्ररी वो पैनिक है वो ट्रांसफर हो चुका है अमेरिका के अंदर। जो ट्रेडर्स थे उन्होंने अपने फंड्स यहाँ से निकाल के डॉलर में कन्वर्ट कर दिए। उम्मीद थी कि अमेरिका विल बिकम आई थिंक द फास्टर ग्रोइंग इकोनॉमी। यहाँ पे सिचुएशन रिवर्स होनी स्टार्ट हो गई है। अमेरिका ने जो जो पॉलिसी डिसीजन लिया उसके अंदर उनको बैक ट्रैक करना पड़ रहा है। इधर जियोपॉलिटिकल डिसीजन जो लिया उसके अंदर उनको बैक ट्रैक करना पड़ रहा है। जो कमर्शियल डिसीजन टैरिफ के लिए ले रहे थे उसके अंदर भी बैक ट्रैक करना पड़ रहा है। एंड मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक अमेरिका इज पासिंग थ्रू वेरी वेरी डीप करेक्शन पीरियड। यहाँ पे वो अपने खुद के कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है, बट उनकी खुद की कॉस्ट स्ट्रक्चर काफी ज्यादा है कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये चीज को ध्यान में रखते हैं तो यूएस इज नॉट गोइंग टू बी सर्वाइविंग एट द करंट लेवल। उनको काफी स्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़ेंगे। मेरा ऐसा मानना है जब डॉलर बाहर निकल चुका है और डॉलर वापस इंडिया में री एंटर होना शुरू हो जाएगा, और वो फंड्स जो इंडिया में री एंटर होना शुरू हो जाएंगे, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे इंडिया की इकोनॉमी जैसे ऑलरेडी रिजिलियंट है, ऑलरेडी ग्रोथ ओरिएंटेड है, ये फंड्स आने के साथ में अगेन हमारे मार्केट यहाँ से समझ जाने चाहिए। तो मैं ऐसा समझना चाहता हूँ और व्यूअर के साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि जो निफ्टी ने 22,000 के नीचे जो एक फॉल दिया था, पैनिक फॉल दिया था लास्ट वीक के अंदर, वो फॉल मेरे ख्याल से आई थिंक कंप्लीट हो चुका है। एज लॉन्ग एज इट इज नॉट रीचिंग दैट पर्टिकुलर लेवल, मैं ऐसा मानना चाहूंगा कि मार्केट हमारे यहाँ से स्टेडी रिकवर होंगे, ऐसा मान सकते हैं। देवेंद्र भाई शुक्रिया, आपके पॉइंट बहुत वैलिड भी है, बहुत टेकन भी। आपने ये भी बताया कि यूएस थोड़ा मुश्किलों से घिरा हुआ है और हमारे यहाँ पे हम थोड़ा प्री मैच्योर होकर पहले ही इम्पैक्ट दिखा चुके हैं और वैल्यूएशंस पे अट्रैक्टिव हो गए हैं। अब अगर एफआईज आता है तो भारत की तरफ रुख करेगा। देवेंद्र भाई एक चीज़ और बताइए, वैसे मैं आपसे टाइमलाइन नहीं पूछूंगा, थोड़ा मुश्किल भी है बताना भी, आप भी बात इसको काट सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे वैसे जानना चाहता हूँ 2025 के अंदर ही हो जाएंगे ना सर? ठीक 3 महीने निकाल चुके हैं, 9 महीने हो रहे हैं, कैलेंडर ईयर के हिसाब से पूछ रहा हूँ, तो 2025 के अंदर ही ठीक हो जाएंगे ना? ज़्यादा लंबा समय तो नहीं लगेगा? सर डिम्पी, ये जो टर्बुलेंस है वो टर्बुलेंस काफी हद तक संभल चुका है, ऐसा मैं मान के चलना चाहूंगा। एक तरफ आई थिंक दी यूरोपियन इकोनॉमी में से प्रेशर आ रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका को प्रेशर आ रहा है कनाडा और मेक्सिको की तरफ से, तीसरी तरफ वो भारत और चाइना के साथ नेगोशिएट करने जा रहा है। मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक दे हैव प्रोबेबली क्रिएटेड अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर देमसेल्फ। मेरे ख्याल से आई थिंक ये सिचुएशन के अंदर दे विल हैव टू रिकंसाइल सम ऑफ देयर थॉट प्रोसेसेस
और अगर मैं सही समझता हूँ तो शायद यूएस इकोनॉमी आई थिंक कैलिब्रेट करेगी अपने जो भी मेजर देना चाहती है उसके अंदर। तो ना ये इमीडिएटली इंपॉर्टेंट है कि इमीडिएटली ये लोग का जो भी मेजर देना चाहते हैं उसका कोई रिजल्ट आए, बट एट द सेम टाइम हमारी इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर और कॉर्पोरेट सेक्टर का जो स्पेंडिंग है पीएलआई स्कीम के माध्यम से भी देखें तो ग्रोथ के लिए मैं ऐसा समझता हूँ कि ओवरऑल हमारा एनवायरनमेंट पॉजिटिव रहेगा। 2025 का साल महत्वपूर्ण रहेगा। ये साल को कंसोलिडेटेड ईयर गिनता हूँ। ये कंसोलिडेशन के अंदर 2025 के अंदर कैपिटल मार्केट में भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और इंडस्ट्री के अंदर भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। देवेंद्र सर, बहुत शुक्रिया आपका सर समय देने के लिए। अभिषेक बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। सर, अगर बाजार की अगर बात करें तो दो तरह के लोग हमेशा होते हैं। एक जिनको बाजार में अभी अपॉर्चुनिटी दिख रही होगी और जो वैसे जो काफ़ी हाथ जला चुके वो बाहर भी हो गए होंगे। जो नया निवेश करना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो गए हैं, आपके हिसाब से वो 2-3 पैक्स कौन से हैं जिनसे अगर किसी को नए पैसे डालने हैं तो शुरुआत कर सकता हो? इम्पोर्टेंटली आई थिंक हमारे मार्केट के अंदर कंजम्पशन स्पेंडिंग चालू रहेगा। इकोनॉमी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का स्पेंडिंग चालू है और सबसे ज्यादा बेनिफिट बैंकिंग क्षेत्र को मिलना चाहिए, क्योंकि बैंकिंग क्षेत्र के अंदर काफी हद तक एक अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल रही है। ये अपॉर्चुनिटी इसलिए भी अच्छी मिली है, कॉर्पोरेट बैंकिंग और रिटेल बैंकिंग दोनों के अंदर आई थिंक क्रेडिट ऑफटेक अच्छा बना है। एट द सेम टाइम जो इंटरेस्ट रेट की ट्रेजेक्टरी है वो डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ दिखा रही है, तो डेफिनेटली डाउनवर्ड ट्रेंड की ट्रेजेक्टरी और नीम का प्रोटेक्शन ये दोनों सम ऑफ द कॉर्पोरेट बैंक्स और लार्ज एनबीएफसी के लिए काफी अच्छा मेजर गिना जाना चाहिए। तो ओवरऑल वी रिमेन आई थिंक कॉशियस बट एट द सेम टाइम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द प्रोस्पेक्ट्स going forward for the sectors like banking and financials, sectors like auto and auto ancillary जहाँ पे disruption के साथ में एक growth आ है, sectors like capital goods in particular I think they are catering to the renewable segment of the business and capital goods, उसके ऊपर में ज्यादातर फोकस है। और last but not the least engineering R&D companies के जो disruption measures के साथ में आगे बढ़ रही है, जो नए प्रोग्राम अपने कस्टमर्स के लिए बना रही है, तो वो कंपनियों के लिए भी हमें ज्यादातर एक पॉसिबिलिटी दिख रही है। So we are selectively optimistic about I think some of the sectors and the companies there. एब्सोल्युटली देवेंद्र सर, वी हियर यू देयर एंड थैंक्स आपके पसंदीदा सेक्टर्स हमें बताने के लिए। लेकिन इंडसइंड बैंक की गिरावट पर आपका एक टेक जरूर जानना चाहेंगे, बिकॉज 2 दिनों में हमने बिकवाली देखी है और डेरिवेटिव पोर्टफोलियो के खातों की समीक्षा में जो गड़बड़ी निकली है उसके चलते गिरावट जो है देखने को मिली है। इनफैक्ट पिछले 6 महीनों की अगर बात करें तो गिरावट और ज़्यादा बड़ी देखने को मिली है। इंडसइंड बैंक जो टूट रहा है, इस पर एक टेक अगर आपका मिल जाए। या आई थिंक अनफॉर्चुनेट है मंस की ये सिचुएशन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि एक तरफ आप अपने बिजनेस को कारोबार को आगे तरफ बढ़ा रहे हो, दूसरी तरफ आपके कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर क्षतियां हैं, डेफिशिएंसीज हैं, तो ये चीज आई थिंक ऑर्गेनाइजेशन को पीछे धकेल देती है फॉर श्योर। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी का नाम दे सकते हैं, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन का एक डेफिशिएंसी उसका भी नाम दे सकते हैं, बट ये चैलेंज कोई एक कंपनी या कोई एक बैंक के लिए नहीं है, ये चैलेंज सबके लिए है। और ये मैं ऐसा समझता हूँ कि डिसरप्टिव वर्ल्ड के अंदर ये चैलेंज के साथ में नई स्किल सेट बढ़ाना पड़ेगा आई थिंक एवरी सिंगल बिजनेसेस को। अगर ये बनता है देन आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ मेजर बेनिफिट टू सम ऑफ दिस बैंक्स एंड देयर कंपनीज। अदरवाइज आई थिंक वी आर गोइंग टू सी challenges in selective format across the board for many of these companies. बिल्कुल देवेंद्र सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ऐसे समय में जहां भारतीय बाजार के लिए काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स, उतार चढ़ाव और ग्लोबल सेटअप भी कमज़ोर हैं, ऐसे में अपनी राय हमारे बीच रखने के लिए, अपनी एनालिसिस और हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स को एडवाइस देने के लिए थैंक यू सो मच सर। हैव अ नाइस डे।